एक बच्चे ने कमेंट मारा था कि गुरुजी सूत्र लिख दीजिए। देखिए बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो बहुविकल्पी प्रश्न था इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट लगा दिया। फिलहाल फिर भी मैंने उसके कमेंट में ही वो सूत्र लिख दिया है, ठीक है बच्चों। और फिलहाल इस तरह के जो भी सवाल आएंगे, ऐसा नहीं है एक सेट में एक ही सवाल होता है, तो जो भी आगे अगर मैंने वहाँ पे सूत्र नहीं लिखा है तो उस तरह का कोई दूसरा सेट जिसमें लिखित क्वेश्चन होगा वहाँ पर आपको सूत्र मिल जाएगा। तो जो भी सूत्र मिले आप नोट करते जाइए एक कॉपी में, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि आप सूत्र के लिए एक 10 रुपए की कॉपी अलग बनाइए, जैसे ही नया सूत्र मिले आप उसमें लिख लीजिए। लिखने से क्या होता है कि आपको वो बार बार याद नहीं करना पड़ता है सूत्र, वो अपने आप याद हो ही जाता है, क्योंकि इतनी बार लिखेंगे आप, ठीक है बच्चों। तो आप निश्चिंत रहें, हम पूरे सेट आपके हल करवाएंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हल करते हैं। देखिए आज का जो सेट है वो है 2020 का है सेट एम बाई, ठीक है। 2020 का सेट है एम बाई, सेट 4m बाई, है ना। ये जो सेट है आज सॉल्व करा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का है, उसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। देखिए सह अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है कि पहले जोड़े में यानी पहली संख्या में, और जैसे मान लिया ये है 18, ये है 20, ये सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें भी 2 का भाग जा रहा है और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। सह अभाज्य संख्याओं का क्या अर्थ क्या होता है बच्चों, ये समझिए पहले। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि यदि कोई दो संख्याएं सह अभाज्य कही जाएंगी यदि उन दोनों संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन गुणनखंड। जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या है कि इसको लिखा जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 2, इसको लिखा जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। इसमें देखिए एक ये जो गुणनखंड है ना, ये एक उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अगर इन्हीं को हटा दिया जाए ऐसे, तो ये रह गई 9 और ये रह गई 10, तो ये दोनों एक अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसे ही ऊपर जो सवाल दिए गए हैं उनमें बच्चों जो हमारा सह अभाज्य वाला आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, 18 कामा 25, क्योंकि 18 को लिखा जाएगा ऐसे और 25 को लिखा जाएगा ऐसे। तो इनमें से कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, ठीक है बच्चों। ये बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। पूरी आशा है कि आप अच्छे से सॉल्व पेपर को समझ रहे होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने कक्षा के दौरान अपने शिक्षण कार्य को काफ़ी रुचिपूर्वक नहीं लिया है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। आप इसी सीरीज से जुड़े रहिए, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सवाल और सरल से सरल तरीके से लगाए जाएं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु संबंधित है, मतलब किस चतुर्थांश से संबंधित है। चलिए बच्चों देखते हैं किस चतुर्थांश में बच जाएगा। तो उसमें क्या है कि हमें उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। देखिए प्रथम चतुर्थांश का मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर इसमें है तो इसमें दोनों प्लस के अगर आते हैं तो ये प्रथम चतुर्थांश हो जाता है ना, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश, और ये वाला बोला जाता है चतुर्थांश। में एक ही बार लिखूंगा चतुर्थांश, आप समझ जाएंगे, सभी में चतुर्थांश लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दोनों प्लस, इसमें होता है एक्स वाला माइनस होता है और वाई वाला प्लस रहता है। ये इसमें दोनों माइनस होते हैं, इसमें एक्स तो प्लस रहता है लेकिन वाई माइनस का रहता है। तो जो भी हम देखिए बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, बिंदु निकालूंगा। अगर बिंदु में इस तरह के साइन दोनों धनात्मक आए एक्स कामा वाई तो प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, पहला माइनस दूसरा नेगेटिव, इसी प्रकार से हम छांट लेंगे, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास क्या दिया गया है, एक बिंदु दिया गया है 7 कामा माइनस 6 वाह, दूसरा बिंदु दिया गया है 3 कामा 4, और यहाँ पे m1 और अनुपात m2 का जो मान दिया गया है बच्चों 1:2। अब अंतर विभाजन की बात है यहाँ पे, ऐसा हाँ बिल्कुल अंतर विभाजन की बात है। तो मेरे पास क्या होता है x1 m2, सॉरी x2 ना लिख के हम लिखेंगे हम लोग x2 m1 प्लस x1 m2 बटे m1 प्लस m2, है ना, ये सूत्र है। y2 m1 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, इससे हम लोग क्या करेंगे, बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों।
चलिए बिंदु निकाल लेते हैं हम लोग। x2 का मतलब क्या हो गया, ये देखिए x1 y1 x2 y2 और m1 m2 दिख ही रहे हैं। तो x2 का मतलब 3 इंटू m1 का मतलब 1 प्लस x1 का मतलब 7 इंटू 2/1 प्लस 2। ये तो देखिए धनात्मक है ही, पक्की बात है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया ना ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, तो मेरा आंसर ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि x वाला धन है। तो इन दोनों में से कोई एक होने वाला है, देखते हैं कौन सा है। y2 4 m1 1 प्लस m2 2 इंटू माइनस का 6। बच्चों यही हो गया, 4 1 4 और 4 में से 12 जाएंगे तो माइनस के 8 बचने वाले हैं। ठीक है, नीचे तो प्लस आएगा ही, नीचे तो 3 आने वाला है, तो ये माइनस का हो गया। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, चतुर्थांश। अगर आप पूरा निकालने में देखिए समय बर्बाद करेंगे तो आपको समय कम पड़ जाएगा पेपर में, वैसे भी ये लंबा सेट है। तो आपको क्या करना है, बस आपको ये पता करना था कि चिन्ह कैसे आने वाले हैं, एक्स निर्देशांक के और वाई निर्देशांक के। तो हमने बस यहाँ पे चिन्ह ही पता किए और इस तरह से हमने पता कर लिया कि हमारा आंसर कौन सा है, चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर ये वाला। ठीक है बच्चों, चलिए 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का गा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले का गा, ठीक है बच्चों, गा में क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ ऐसा सवाल बोल रहा है कि एक जो वृत्त है इस तरह का कोई है, ये कोई एक सर्किल है, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का है बच्चों, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। चलिए त्रिज्या दी गई 5 सेंटीमीटर और एक बिंदु दिया गया है इससे कहीं पर 13 सेंटीमीटर की, ये कोई बिंदु P है, ये O है और यहाँ से इस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई इस तरह, और ये तो इसकी त्रिज्या ही हो गई, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, ये 5 है, ये 13 है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, इसकी लंबाई मिल जाएगी, इसको मैं A मान लेता हूँ। ठीक है बच्चों, वैसे तो मैंने आपको बताया भी था, एक देखिए 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, उसके बाद 5 12 13 ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, 7 24 25 ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, 9 का आने वाला है, 9 का 40 और एक 41, अरे 40 यहाँ लिखेंगे और 41 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 11 का क्या है, 60 और 61, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं बच्चों। आप इन्हें याद कर लेंगे तो इन्हीं से संबंधित सवाल बनेगा। देखिए इनका यूज कैसे करना है, यूज ऐसे करना है कि इसमें एक भुजा 5 है, इसमें भी एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा इसमें 4 और 3 है, इसमें 12 और 13 है। मेरी 2 भुजाएं कौन कौन सी हैं, 5 और 13, ये मिल गई, ये मिल गई, इसका मतलब तीसरी भुजा कौन सी होने वाली है, 12। तो देखिए बच्चों इस तरह के सवालों को लगाने की जरूरत नहीं थी, यदि आप इन ट्रिपलेट्स को थोड़ा सा याद कर लेंगे, इसको बोलते हैं पाइथागोरियन त्रिक, इन त्रिक के माध्यम से इस सवाल को लगाने की जरूरत नहीं थी, बस 5 13 और ये अपने आप हो जाएगा 12। ठीक है, और अगर आप फिर भी अगर ट्रिपलेट्स आपको याद नहीं है तो आप पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये देखिए 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा कर्ण, है ना, लंब और आधार से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। तो AP बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 13 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर, है ना, पूरा दिख रहा है ना बच्चों, हाँ बिल्कुल अभी तो दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ये है AP स्क्वायर बराबर क्या होने वाला है, 13, देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, यहाँ पे ऐसा भी नहीं है आप बरक करें, बिल्कुल नहीं, 13 प्लस 5 और 13 माइनस 5 ऐसे लिखिए, 13 5 18 इंटू 9 4 13, सॉरी 8 5 13 होता है, तो ये हो गया 8। 8 को कैसे लिखा जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, तो AP बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब
2 दूनी 4 तियो 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह ये तो स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा AP। ये ऐसे आंसर निकालना है आपको, ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है उसको। चलिए फिलहाल इस तरह से क्वेश्चन नंबर फैलेगा गा भी लग गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। और देखिए ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखे हैं, यदि आपको ये याद रहते हैं तो वृत्त के जो भी पाइथागोरस प्रमेय वाले जो सवाल हैं उनमें आपको बहुत मदद करने वाले हैं। जैसे शंकु में हमेशा तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ती है। अगर कोई सिंपल सा भी उसने दे दिया ना सवाल, तो लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा यूं ही कि ये उत्तर इतना आने वाला है। फिर आएगा कैसे, वो आप चाहे जैसे बुलाएं, ठीक है। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय से आपके उत्तर की जांच भी हो जाती है। यदि 5 12 दिए गए तो अगली भुजा 13 ही होने वाली है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं घा पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घा कह रहा है x इंटू 10 45 इंटू 10 सॉरी 10 नहीं था, वो cos 60 था। cos 60 बराबर है किसके किसके, sin 60 इंटू cot 60, sin 60 इंटू cos 60 डिग्री, ये दोनों बराबर हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखिए x बराबर sin 60 का मान √3/2 इंटू cos 60 का मान 1/2 पूरे के बटे 10 45 1 cos 60 1/2, ये इससे कट गया है ना। अरे यार cos 60 नहीं था, cot 60 था यहाँ पे, सॉरी ये cot 60 था, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। cot 60 का मतलब हो जाएगा 1/√3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 ऊपर बचा, ये वाला भी अभी तो सुरक्षित ही है, तो 1/2 ऊपर बचा और 1/2 नीचे, पूरा कट के बनेगा 1, मतलब x बराबर क्या आ गया है बच्चों, 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवालों में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इन गया, पहले का इन गया है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, एक कार के 2 वाइपर हैं, चलिए, जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं है, मतलब जो इसमें जैसे ऐसे वाइपर होते हैं ना बच्चों गाड़ियों में लगे, इस तरह जो शीशा साफ करने वाले होते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, तो दूसरा एक दो वाइपर है ना, तो वो इस जो जगह ये साफ करता है दूसरा वाला इससे अलग साफ करता है, एक दूसरे के ऊपर नहीं साफ करते। अगर इसने साफ कर दिया है तो ये वाला इसके ऊपर नहीं आएगा, ये दूसरी जगह साफ करेगा। ठीक है, वो ये बोल रहा है। तो प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब क्या है कि जो वाइपर ऐसे घूम रहा है ना वृत्ताकार तरीके से, तो एक्चुअली वो जो वाइपर वृत्त बनाएगा अगर पूरा घुमाया जाए तो उसकी त्रिज्या दी गई है, तो या वाइपर की लंबाई बोल दी जाए, है ना, बात वही है, वाइपर की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर, है ना, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कर रहा है, जो 120 अंश के कोण तक घूमकर सफाई करता है, पत्तियों के प्रत्येक फुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए बच्चों, एक जो है ऐसे वाइपर साफ करता है और वो यहाँ कहीं है ऐसे, ये एंगल जो है ना 120 डिग्री है ऐसे। ऐसे ही दूसरा वाइपर भी है, वो भी कुछ इसी तरह से साफ करता है ना, और ये जो है ना ये आर है, तो वो ये कह रहा है ये जो इलाका जो एरिया है ये कितना साफ हो जाएगा दोनों वाइपर के द्वारा। तो देखते, कुछ नहीं करना है मेरे को, दोनों वाइपर से साफ क्षेत्रफल कितना होने वाला है, देखिए टोटल एंगल कितना हो जाएगा 240 डिग्री बटे 360, और मेरे पास वो फार्मूला होता ना पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, इससे लगेगा फार्मूला। बस ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, मैं मिटा देता हूँ ना इसको, बस कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया आपको वाइपर से कैसे साफ होता है। तो ये क्या हो गया है, पाई आर, आर तो आर ही रहने वाला है, स्क्वायर बस इतना रहेगा, तो एक जीरो से जीरो कट गया, 6 चौकू 24 6 रंग 36, ऊपर 4 आएगा यहाँ पे, तो 2 या 6, तो ये कितना आंसर आ गया 2/3 पाई आर स्क्वायर, बस यही आंसर हो गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कहीं दिया गया, हाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है। ठीक है,
अब बात करते हैं चा की। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर चा, पहले का चा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहले का चा क्या कह रहा है, एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। देखिए सामान्य वर्ष में दिन कितने होते हैं, लीप वर्ष तो है नहीं, तो सामान्य वर्ष में दिन होते हैं 365, है ना। तो 52 तो रविवार ऐसे हो जाएंगे। देखिए तो क्या करेंगे, इसमें 7 से भाग देंगे और पता करेंगे कितने रविवार होने वाले हैं। 7 दिन में एक रविवार होता है ना, ठीक है। 7 पना 35, फिर एक बचा, 7 दूनी 14, और देखिए 14 रविवार तो यहाँ से निकल के आ गए और एक दिन शेष बचेगा, है ना। एक दिन शेष बचेगा, जो एक दिन शेष बचेगा वो रविवार भी हो सकता है, वो सोमवार भी हो सकता है, वो 7 दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है। तो उसमें रविवार कितने बार होगा, उन 7 दिनों में रविवार होगा एक दिन, और टोटल कितने दिन है, मतलब 7 हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी, कुल पॉसिबिलिटी कितनी है, 7, और उनमें से रविवार कितने होंगे, एक। तो बस यही होगी प्रायिकता, 1/7। ठीक है। अभी देखिए इसको लिखकर इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है, सेट काफी लंबा है, तो अगर मैं इसको ही लिख लिख के लगाता रहूंगा, फिलहाल देखिए ऐसा सवाल वैसे पिछले सेट में लिख कर ही लगा चुका हूँ, तो ये बहुविकल्पी है तो मैं इसी तरह से लगा देता हूँ। उत्तर आने वाला 1/7। समझ में आ ही गया होगा कि 52 रविवार इधर हो गए हैं, एक दिन जो बचा है ना, उसी दिन कुछ भी हो सकता है। उसकी 7 पॉसिबिलिटी है टोटल, या तो वो रविवार होगा, या वो सोमवार होगा, या वो मंगलवार होगा, या वो बुधवार होगा, या वो गुरुवार होगा, या वो शुक्रवार होगा, या वो शनिवार होगा। ठीक है, तो कुल 7 पॉसिबिलिटी में से एक दिन ही है जो ऐसा रविवार हो सकता है। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी ऊपर आएगी क्योंकि एक मेरे फेवर में है, बाकी 7 कुल है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व हो गया है बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के का की। ये सेट भी ना काफी लंबा है पिछले सेटों से, और उतने समय में सॉल्व नहीं हो पाएगा। काफी ज्यादा हिंदी भी लिखी हुई है, और वैसे भी मैं थोड़ा स्लो भी चल रहा हूँ क्योंकि बच्चों को कुछ कम समझ में आ रहा है, इसीलिए या तो वो कमेंट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आता ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको कुछ समझ में आए, वो अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करें। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सवाल अच्छी तरह से समझा सकूं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए अब बात करते हैं। देखिए ये 1 नंबर का सवाल है, पेपर में तो 1 नंबर में दिया गया है, वैसे 1 नंबर के लायक नहीं था, सवाल थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, तो ये 1 नंबर में ही लेकिन दिया गया है, सेट में आया है तो आया है। चलिए बात करते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ इस प्रकार एक त्रिभुज है, ये है ना, ये A है, ये B है, ये C है। अब वैसे कठिन नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है बच्चों। एक त्रिभुज को मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब इसका भी ये मध्य बिंदु है और इसका भी ये मध्य बिंदु है, ये है D, ये है E। समझ रहे हैं। अब वो ये कह रहा है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये देखिए समांतर रेखाओं, ऐसे त्रिभुजों में समांतर करने सिद्ध करने के लिए एक ही कंडीशन होती है, या तो मुझे ये पता चल जाए कि ये और इसका अनुपात निश्चित है, लेकिन सवाल में कुछ दिया नहीं गया है, तो मैं कैसे कह दूंगा कि ये इसका अनुपात और इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात निश्चित है ना। सवाल में तो कुछ दिया ही नहीं है ना, तो फिर क्या करूंगा, मैं इस त्रिभुज वाले चैप्टर से हटकर मैं पहुंचूंगा अपने निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, यहाँ पे है x1 y1, ये हो जाएगा x2 कामा y2, और इसके निर्देशांक मान लिए x3 कामा y3। अगर ये मध्य में है तो D के निर्देशांक क्या होंगे, D के निर्देशांक होने वाले हैं x1 प्लस x2, यहीं पे लिख दे रहा हूँ उठाए। ठीक है, x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, ये तो हो गए D के निर्देशांक। इसी प्रकार इन दोनों के बीच में ये है x1 प्लस x3 अपॉन
y1 प्लस y3 अपॉन 2, ये इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करता हूँ, एक छोटी सी चीज है जो अब क्लास 10 से बाहर निकल चुकी है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं समांतर रेखा की जो प्रवणताएं होती हैं वो बराबर होती है, चाहे कितनी भी रेखाएं समांतर हों, उन सबकी जो प्रवणता आती है, जो ढाल आती है, वो समान होती है। तो मैं क्या करूंगा, प्रवणता निकालूंगा। ठीक है, डीई की प्रवणता, डीई की प्रवणता का सूत्र क्या होता है बच्चों, ये सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो यहाँ पे ना मैं ये तो नहीं ले सकता क्योंकि x1 y1 तो यहाँ से ले लिए। चलिए बात करता हूँ अब मैं यहाँ से, इसको x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे। ठीक है, मतलब ये फार्मूला होता है x1 x2, तो यहाँ से ले लिया है हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, a1 लिख ले, चलिए b1 b2 कुछ भी लिख ले, b2 माइनस b1 बटे a1 माइनस a2 माइनस a1। तो इसको क्या, ये सूत्र हो गया। कैसे कैसे लिखेंगे बच्चों, वैसे सूत्र वही होता है, अगर x y z हो तो हम लोग वही लेते हैं। तो y2 मतलब y वाले तो ऊपर रहने वाले हैं, तो इसका मतलब y1 प्लस y2 बटे 2 माइनस y2, और पूरे के बटे कितना आने वाला है, x1 प्लस x2 बटे 2 माइनस x2, है ना। ये प्रवणता होने वाली है इसकी, देखते हैं कितनी है, y1 प्लस y2 माइनस के 2y2 पूरे के बटे x1 प्लस x2 माइनस 2x2 बटे 2। यहाँ पे भी पूरे के बटे 2 है, यहाँ पर भी पूरे के बटे 2 है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आने वाला है यहाँ से, y2 से एक तो घट जाएगा, तो ये होने वाला है y1 माइनस y2, नीचे हो जाएगा x1 माइनस x2। ये हो गई इसकी प्रवणता। अब मैं बात करता हूँ नीचे वाली भुजा की प्रवणता की। ठीक है, गलत हो गया भाई, हम लोगों ने इसकी प्रवणता निकाल दी है, मेरे को चाहिए थे डी का मतलब। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई है तो हो गई है। थोड़ा लिख लेते हैं सूत्र तो ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कैपिटल लेता हूँ, y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2, है ना। ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, है ना। चलिए अब यहाँ से निकालते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2 माइनस y1 प्लस y3 अपॉन 2 पूरे के बटे x1 प्लस x2 बटे 2 माइनस x1 प्लस x3 अपॉन 2। क्या होने वाला है, y1 प्लस y2 माइनस y1 माइनस y3 अपॉन 2 पूरे के बटे x1 प्लस x2 माइनस x1 माइनस x3 अपॉन 2। ये इससे कट गया है, ये इससे कट गया है, ये इससे कट गया, तो मेरे पास क्या बचा है बच्चों, y2 माइनस y3, x2 माइनस x3। ठीक है, तो ये बचे हुए हैं बच्चों। चलिए अब मैं बात करता हूँ डीई की, बीसी की प्रवणता निकालते हैं। अब हम भुजा बीसी की प्रवणता, है ना, तो बीसी की प्रवणता निकालेंगे तो कैसे आएगी, बस ये वाला, इसमें क्या है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, बस इसी सूत्र में रखना है, y2 माइनस y3 बटे x2 माइनस x3। देखिए अब ये वाली और ये वाली दोनों समान है ना, बस तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको मान लिया है m1 और इसको मान लिया है m2, तो यहाँ क्या है, तो m1 बराबर m2, है ना, ऐसे लिख देंगे हम लोग, बाकायदा लिखेंगे, ये बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है। तो इसको लिखेंगे डीई की प्रवणता इस तरह, ये आ गई, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 डाल लेंगे, इसको m1 मान लेंगे, है ना। ये
चूंकि m1 बराबर m2 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः रेखा DE समांतर होगी रेखा BC के, है ना। ये बस प्रूव हो गया है। पूरा दिख रहा है ना बच्चों? सॉरी नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। इसलिए DE जो है वो कैसी होगी, समांतर होगी BC के, है ना। सॉरी प्रूफ लिखना पड़ेगा, प्रूफ, प्रूफ। चलिए इस तरह क्वेश्चन नंबर दूसरे का सॉल्व होता है। और बात करते हैं दूसरे का खात। चलिए देखिए बच्चों, दूसरे के खा में दिया गया है सेक 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 20 डिग्री, है ना। और मेरे से थीटा का मान पूछा गया, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे, सेक 4 थीटा ही रहने दीजिए, कोसिक को लिख देंगे हम लोग सेक, इसको लिख देंगे 90 माइनस, ऐसा ब्रैकेट लगाइए यहाँ पे, है ना। इसको लिख देंगे 90 माइनस थीटा माइनस 20, है ना। बस ये क्या हो जाएगा, सेक से सेक कैंसिल हो गया। 4 थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 20 डिग्री, ऐसा। यहाँ पे चिन्ह बदलेगा ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, इधर तो आएगा 4 थीटा, ये हो जाएगा टोटली 5 थीटा, इधर हो जाएगा 9 2 11 110, है ना, डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा बराबर 110 बटे 5, मतलब 24 डिग्री। बस समझिए हमारा आंसर हो गया है। तो थीटा बराबर हो जाएगा 24 डिग्री, ये है ना, बस आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के गा की, सॉरी दूसरे का गा। दूसरे का गा थोड़ा लेंदी सवाल है, चलो मैं बना लेता हूँ पहले उसको। कुछ इस तरह से दिया गया है बच्चों, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर बनाने में दिक्कत होगी, थोड़ा छोटा ही रखें उसको। पूरा तो अच्छा अच्छा, यहाँ से बाहर बाहर गया इस तरह कुछ, ये। और अगला जो है ना वो कुछ इस तरह से, ऐसे। इस तरह से सवाल है ना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ये जो सारे के सारे एंगल हैं वो 90 डिग्री है, ये सभी 90 डिग्री है ना। मेरे से क्षेत्रफल इसका पूछा गया, जो ये छायांकित भाग है ना बीच का जो हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है, ये देखिए इसकी त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक सभी वृत्त की जो त्रिज्या है ना वो 7 सेंटीमीटर। ये है A B C D। हालांकि सवाल कठिन नहीं है बच्चों, दिखने में थोड़ी कठिनाई है और ये सवाल बहुत ही इजी है, ठीक है। तो क्या क्या दिया गया है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या
7 सेंटीमीटर, है ना। और एक चीज और दी गई है, पहले तो ABCD क्या है, वर्ग त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ना देके वो बोल रहा है कि वर्ग की भुजा दी गई है, वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करूँगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लूंगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसका मतलब 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है कि ये देखिए ये वृत्त के 4 खंड हैं, यानी कि ये टोटल चारों को मिला दिया जाए तो एक वृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो देखिए ये कितने वृत्त हैं, 90 90 90 360, पूरा ही वृत्त बन गया ना, 90 ये 90 ये 90 ये 90 ये, टोटल 360 हो गए। तो मैं क्या करूँगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालूंगा बस। तब चारों वृत्त यानी जो वृत्त के 4 पार्ट है ना, वो एक ही वृत्त है, टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई इंटू, पाई को मैं 22/7 लिख देता हूँ, ठीक है, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया है इन भागों का क्षेत्रफल, है ना। तो मेरे को चाहिए क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये जो वृत्त है ना, एक वृत्त का क्षेत्रफल, बस एक वृत्त का क्षेत्रफल, किसी भी एक वृत्त का निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 196 माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ से 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। कोई दिक्कत समझने में, कोई कठिनाई तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के घा की। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं, आप सवाल को समझते रहिए पूर्ण रूप से, ठीक है बच्चों, आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाए। ये तो देखिए ये सवाल कहता था विजुअलाइजेशन पर, क्या आप विजुअल कर पाए थे कि वो जो 4 जो वृत्त थे वो चारों मिलकर एक उसी प्रकार के एक नए वृत्त का निर्माण कर रहे थे। ये क्वेश्चन विजुअलाइजेशन पर था। अगर आप अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं तो ऐसे सवाल चुटकियों में लगा भी सकते हैं। अगर आपके देखने और सोचने का नजरिया थोड़ा चेंज है, आपने उस क्षेत्रफल को निकालने के बारे में सोचा जो छायांकित है, और हमने क्या किया, मैंने उसे कैसे बचाया जा सकता है वो सोचा। तो आपको पेपर में भी जब भी आपको टिपिकल चित्र दिखाई दे कि इसको कैसे निकाला जाए, तो समझ लीजिए आप उसमें कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। चलिए अगर ऐसे आगे अगर कोई भी सवाल आते हैं तो बिल्कुल आपको बताएंगे, ठीक है। तो एक थैले में लाल गेंद है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का घा है। एक थैले में लाल गेंद तथा कुछ नीली गेंद है। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए घा घड़ी है तो वो कह रहा है कि थैले में लाल गेंद कितनी है, 5 गेंदें हैं, ठीक है 5। और हम मान ले रहे हैं, माना कि थैले में नीली गेंदें x है ना। तो क्या कह रहा है, यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो पहले प्रायिकता निकाल लेते दोनों गेंदों की। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी है, नीली गेंदें कितनी है टोटल x,
कुल गेंदें कितनी है 5 प्लस एक्स, है ना। ठीक है, सूत्र क्या होता है प्रायिकता का, सीधी सी बात है, एन ऑफ ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है एन ऑफ एस, एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एस का मतलब क्या होता है कुल संभावनाएं, 5 प्लस एक्स है और एक्स जो मेरे फेवर की है ना, तो इससे सूत्र से लगा दिया है। इसी प्रकार क्या हो जाएगी लाल गेंद की, यानी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या हुई 5/5 प्लस एक्स, है ना। अब बात करते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता जो है वो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। तो देखिए x बराबर मतलब 5 प्लस एक्स बराबर है 2 गुने 5 प्लस 5/x, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ये तो देखिए बिल्कुल समान है, समझो कट गया तो x बराबर कितना आ गया सीधा 10। चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, आप सॉल्व करिए, क्योंकि पेपर में तो ऐसे नहीं समझ आया जाएगा कि आपने यूँ कर दिया बस। तो ये क्या हो जाएगा x/5 प्लस एक्स बराबर क्या होने वाला है 10/5 प्लस एक्स। इससे इसको काट देंगे, x बराबर हो जाएगा 10। इसका मतलब क्या है कि गेंद कितनी, अतः नीली गेंदें कितनी है, अतः नीली गेंदों की संख्या, अतः नीली गेंदों की संख्या बराबर 10, 10 नीली गेंदें। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए बच्चों, इस सवाल में कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 129/2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। सवाल कह रहा है कि हमें ये बताना है ये शांत है या अशांत है। चलिए देखिए बात करते हैं बच्चों, चूंकि बस इसमें थोड़ी हिंदी लिखनी है, चूंकि 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 के हर को के हर को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, है ना। नहीं लिखा जा सकता क्यों, क्योंकि इसमें बीच में एक 7 की पावर 5 है, बस इसलिए 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, बस इतना काम करना था, बस 2 नंबर मिल गए समझिए। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ख। क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद क्या दिया गया है x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 के शून्य ज्ञात करने हैं। बराबर सॉरी बहुपद है तो बराबर 0 नहीं है, के शून्य ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। चलिए सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसके शून्य ज्ञात कर लेता हूँ। यहाँ से x² प्लस 4 प्लस 3x की तरफ दी लगाई, ऐसे
अगली स्टेप में क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 3x प्लस 12, ये होने वाला है x प्लस 4, यहाँ से बनने वाला है 3 कॉमन, x प्लस 3, ठीक है। तो शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इनको 0 के बराबर रखते हैं। जब x प्लस 4 इक्वल टू 0, देन x बराबर क्या होने वाला है, माइनस का 4, ठीक है। और एक जब x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 3, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूँ x1, इसको मान लेता हूँ x2, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या करूँगा, पहले निकालूंगा x1 प्लस x2, यानी कि शून्यकों का योग। चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, शून्यकों का योग क्या होने वाला है, x1 प्लस x2 बराबर कितना है, देखिए -4 प्लस -3, ये हो जाएगा -7। इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा माइनस उसके बाद क्या, इसमें देखिए इस सवाल में देखिए क्या है, 7x का गुणांक है, तो लिखा जाएगा x का गुणांक -7, मतलब x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो मैं इसको लिखूंगा x स्क्वायर का गुणांक, इसको 1 लिख दे कोई दिक्कत नहीं होती ना उसमें, ठीक है। तथा अब बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। x1 इंटू x2 क्या होने वाला है, -4 इंटू -3 बराबर 12, इसको भी 12 बटे 1 लिख लें, कोई दिक्कत, कुछ नहीं दिक्कत। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, अचर पद। अचर पद का मतलब ये देखिए 12 दिया गया ना, तो इसको लिखा जाएगा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बस इतना संबंध, यही इसका संबंध है। और सत्यापन भी हो गया है ना, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो माइनस के साथ ही आने वाला है, इसका लिख दूं तो 12 ही आने वाला है। तो ये संबंध होता है, यही सत्यापित हो गया है। बस बच्चों सवाल को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के गा की। चलिए वो भी स्टार्ट करते हैं। देखिए एक चीज यहाँ पे सवाल में दिखाई नहीं दी, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे जब x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आने वाला है, -3। इसको x1 माना तो इसको मान लेते हैं x2, ठीक है। अब पूरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज आप इसके जस्ट नीचे लिख लेंगे, वो थोड़ा यहाँ से नीचे का दिखता नहीं है ना, मेरी लाइन जो है वो नहीं दिख रही है, इसका मतलब इसके ऊपर ही लिखा जाए, बोर्ड थोड़ा ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इस तरह लिख लीजिए, पूरा दिखाई देगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा। खा तक लग गया ना, गा पे आगे, चलिए कोई बात नहीं, गा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर है तीसरे का गा। क्या दे रखा है, क्या बिंदु ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार बताइए, मतलब त्रिभुज के प्रकार बताने हैं। चलिए बात करते हैं त्रिभुज के प्रकारों की। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है इस तरह से, मतलब बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं ऐसे, है ना। ये है ए बी सी, क्या है 3 3,2। ये मुझे पता नहीं है ये त्रिभुज ऐसा ही रहे, मैंने क्या किया, त्रिभुज के बिंदु ऐसे ही शीर्ष बना लिए जबरदस्ती, -2, -3, है ना, -2, -3।
और सी क्या है 2,3। तो वो ये कह रहा है कि त्रिभुज किस प्रकार का है। त्रिभुज तो मुझे पता तब चलेगा या तो भुजाओं के आधार पर, कोणों का तो कोई संबंध बनने की संभावना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोण तो पता नहीं चलेगा कौन सा कैसा है, तो मैं क्या करूंगा भुजाओं के आधार पर चेक करूंगा कौन सा त्रिभुज है। तो चलिए भुजा दिया है, सवालों में भी दिया गया, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। बिंदु ए का है 3,2, बी का है -2, -3, ठीक है। और सी का निर्देशांक है 2,3। तो मैं क्या निकालूंगा सबसे पहले ए बी। ए बी का मतलब क्या है, ए व बी के बीच की दूरी। तो देखिए बी के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो ये होता है बीच की दूरी है ना। अब बीच के बीच की जो निर्देशांक दिए गए हैं बीच की दूरी, तो मैं क्या करूंगा ए और बी के बीच की दूरी, मतलब क्या है बिंदु 3,2 व बी -2, -3 के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या होने वाला है x1 माइनस x2, मतलब 3 माइनस माइनस प्लस के 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 50, क्योंकि 3 2 5 पचम 25 पचम 25 अंडर रूट हो गया 50। चलिए अब बात करते हैं बीसी की। ऐसे ही बीसी के अंदर, बीसी का मतलब अगर आप लिखना चाहें तो चलिए लिख देता हूँ। बी का मतलब हो गया है -2, -3 व 2,3 के बीच की दूरी है ना। तो चलिए अंडर रूट के अंदर स्टार्ट कर देते हैं। 2 - 2 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 4 चौकू 16 प्लस 3 छचरंग 36, 16 36 कितने हो गए 52, ये हो गया है अंडर रूट 52 है ना। अब बात करते हैं ए सी या सी ए की। तो ए सी का मतलब क्या है 3,2 व 2,3 के बीच की दूरी क्या होने वाली है, ये देखिए हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का 2 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर और 2 - 3 का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 + 1, अंडर रूट के अंदर हो गया 2। देखिए वैसे तो ये विषम बाहु त्रिभुज है ही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या इस प्रकार का त्रिभुज विषम बाहु है। विषम बाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज कोणों के आधार पर भी किसी एक प्रकार का होता है ना। तो मैं क्या करूंगा, देखिए एक चीज मेरे को नजर में आ रही है कि 52, 50 और 2 52, यानी कि शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर भी है। तो मैं क्या करूंगा पाइथागोरस प्रमेय मुझे लग रहा है लग जाएगी। प्रमेय से क्या है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, अंडर रूट 52 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 50 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होने वाला है 52 बराबर 50 + 2, सॉरी यहाँ पे नीचे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, चलिए मैं यहाँ से ऊपर ही लिख देता हूँ। ये चित्र तो काम कर रहा नहीं अब, ठीक है। तो मैं यहीं पे चलता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, क्योंकि शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर है तो बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट 52 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 50 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो 52
ये तो 52 ही हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब अंडर 52 बराबर 52। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया अतः त्रिभुज कैसा हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अतः दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्यों है, क्योंकि उनमें पाइथागोरस प्रमेय भी लागू हो रही है। तो इस प्रकार मैं लिख सकता हूं कि तीसरे के घा में जो बिंदु दिए गए हैं वो इस तरह से, ठीक है। तो ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे के घा की। चलिए बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे के घा में दिया है कि कुएं की एक कुआं खोदा जा रहा है ना, वो कह रहा है कि इस 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकाली गई मिट्टी के समान रूप से फैलाकर 22 इंटू 14 मीटर के आकार का चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बच्चों देखिए कुआं कैसा होता है, इस तरह का है ना, तो ये कैसा हो जाएगा, एक तरीके से बेलनाकार। कुआं तो गोला ही होता है ना। तो ये दी गई है 20 मीटर और ये पूरा दिया गया है 7 मीटर। तो यहाँ पे कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तब त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर, ठीक है, इस तरह से। तो जो कुएं की जो मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी का आयतन कितना होने वाला है, कुएं से निकाली मिट्टी, निकली लिखूंगा, निकली मिट्टी या निकाली मिट्टी, बात एक ही है, ठीक है। मिट्टी का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 22/7 इंटू 7/2, 7/2 इंटू एच का मतलब है 20, है ना, मीटर क्यूब आने वाला है। तो एक तो 7 से 7 कट गया, 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो 20 22 पंजे 110 इंटू 7, है ना, 22 पंजे 110 इंटू ये कितना होगा 770 मीटर क्यूब। इतने घन मीटर जो है, चलिए गुणा करने की यहाँ जरूरत नहीं थी वैसे, ठीक है, चलिए फिर भी निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो चबूतरे की बात कर रहे हैं ना, तब तो जो चबूतरा बनाया गया है, चल उसकी बात करते हैं। चबूतरे की विमाएं दी गई हैं। विमाओं का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। कितनी दी गई है, 22 इंटू 14, है ना, मीटर मीटर करके दी गई है। ये भी मीटर है और ये भी मीटर, चलिए मैं लिख देता हूँ, ये भी मीटर है। तो अब देखिए चबूतरे का आयतन क्या हुआ कि लंबाई चौड़ाई तो है, मान लेते हैं उसकी ऊंचाई कितनी है, माना कि चबूतरे की ऊंचाई h मीटर है ना, तब दोनों स्थितियों में ना क्या होगा कि मिट्टी का जो आयतन है वो समान ही रहेगा। कुएं से चलिए चबूतरे का आयतन निकाल लेता हूं। चबूतरे का आयतन बराबर क्या हुआ, कुएं से निकली मिट्टी, मिट्टी का आयतन। क्योंकि देखिए उसी मिट्टी से ही तो चबूतरा बनाया गया बच्चों। तो चबूतरे का जो आयतन है ना वो कुएं से निकली मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि 22 इंटू 14 इंटू एच बराबर क्या होने वाला है, 770 मीटर क्यूब। यहाँ से मीटर 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 क्यूब तो कट गया, समझिए 1 मीटर बचेगा यहाँ का, ठीक है। तो ये क्या बचा, एच बराबर 770 बटे 22 इंटू 14, तो 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 70, 14 पंजे 70, तो
यहाँ से आ गया है h बराबर 5/2 मीटर, या इसे लिख सकते हैं 2.5 मीटर। तो बच्चों ये तो पता चल गया ना, लिख देंगे अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अतः चबूतरे की ऊंचाई, अतः चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर होगी, है ना। बस चलिए कोई बात नहीं, इस तरह प्रश्न नंबर तीसरे का घा भी सॉल्व हो गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के का। ठीक है बच्चों, निश्चिंत रहें और लगाते रहें, ठीक है, डरे नहीं आप, फुल कॉन्फिडेंस के साथ लगे सवालों में।